ओके यस सर, स्टार्ट करेंगे सर। गुड मॉर्निंग। गुड सर, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही है सर आपकी। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे सर आपको। गुड। आइए बच्चों, सर हम पढ़ रहे क्या? सप्लाई। क्या पढ़े हम सर? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन नंबर 1A अभी हमने पढ़ा, शेड्यूल नंबर 2। ठीक है सर, ओके। आइए अब एक दो सर्कुलर से सर रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वो भी हम देख लेते बेटा। सर ये रहा शेड्यूल 2 हमने पढ़ लिया बच्चों, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, आइए सबसे पहला क्लैरिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इश्यू रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी। एक होता है पगड़ी सिस्टम बेटा, है ना, टेनेंसी राइट्स। मैं तुम्हें समझाता हूं क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। अच्छा, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं सर? आवाज नहीं आ रही सर। बिल्कुल है मालिक। कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है साहब। सर क्या होता है, वैसे तो महाराष्ट्र में और कई सारे स्टेट में अब जो मैं ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ उसको भी इलीगल कर दिया है डिक्लेयर, और वो अलाउड नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार 11 महीने के एग्रीमेंट होते हैं बेटा, है ना, वो कारण भी यही है बेटा। पर अपने को तो ट्रांजेक्शन सीखना है बेटा। ठीक है सर, मान लो, गुड बेटा। सर क्या नाम? वेदांत भाई। इनकी एक शॉप, एक दुकान है बेटा, जो मैंने रेंट पे ली बेटा, जो मैंने रेंट पे ली। ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड बेटा। अरे हाँ है ना भाई, मैं कौन हूं? टेनेंट। अब सर वो प्रॉपर्टी जो मैंने रेंट पे ली थी वो 15 साल हो गए सर मेरे पास रेंट पे। मैं और पगड़ी सिस्टम पे ली थी बेटा। ऐसे मैंने पगड़ी सिस्टम में क्या होता है, एक अमाउंट लमसम में इसको पे कर देता हूं पहले ही बेटा। क्लियर? पर क्या मैंने इससे प्रॉपर्टी परचेज करी क्या बेटा? प्रॉपर्टी परचेज करी क्या? तो भले वो वन टाइम में रेंट पे करूं या सर पीरियडिकली पे करूं, कोई फर्क पड़ता है क्या बेटा? नहीं, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा, कोई डाउट नहीं सर बेटा। हाँ है ना भाई? ओके। अब क्या हो गया बेटा, 15 साल पूरे हो गए बेटा। ये बोलता है मंगल दुकान खाली कर। इसके बच्चे आ गए, काम करेंगे बेटा वहां पे। नहीं करेंगे क्या? कौन? तेरे बच्चे है ना बेटा। क्लियर? सर सुनना बात ध्यान से। तो मालिक इसने बोलता है दुकान खाली कर। मैंने कहा 15 सर 15 साल हो गए काम करते करते, दुकान खाली करवानी 1 करोड़ रुपए दे। कितना बेटा? 1 CR। इसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। किस चीज के? दुकान खाली करने के। किससे ले रहा है? मैं जिसकी दुकान हो उससे बेटा। कौन ले रहा है? आउटगोइंग टेनेंट। हाँ है ना भाई? ये बोलता है किस बात के भाई? मैंने कहा भाई इस दुकान पे इतनी मेहनत करी है, इतने कस्टमर यहाँ आते हैं कि अब कल को यहाँ पे बोर्ड नहीं भी हो ना तो बिना दुकान का नाम देखे लोग अंदर घुसेंगे। होता ना, आप भी जो आपकी दुकानें फिक्स होती होगी बेटा, शॉपिंग करनी है यहाँ जाना है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? उस दुकान की वैल्यू इतनी बन गई है, इस दुकान की वैल्यू मैंने इतनी बना दी है, इस एरिया की इस जगह की वैल्यू मैंने इतनी बना दी है कि कल को आप दुकान अगर यहाँ लगाओगे तो आपको बेटे बेटे कस्टमर मिलेंगे सब। उसका 1 करोड़ मेरे को चाहिए। उसको बोलते टेनेंसी प्रीमियम। कौन चार्ज कर रहा है? आउटगोइंग टेनेंट। कौन चार्ज कर रहा है बेटा? हाँ है ना भाई? क्लियर? ये 1 करोड़। बताओ क्या मैं इसको दुकान बेच रहा हूं क्या बेटा? मैं इसको दुकान बेच रहा हूं क्या बेटा? क्लियर? तो टेनेंसी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। हाँ है ना भाई? कोई डाउट इसमें बेटा? अभी जो 1 करोड़ होता है ना बेटा, इस पे स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगता है। सर जीएसटी डिपार्टमेंट बोला स्टैम्प ड्यूटी पे करो, रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करो, या किसी भी कानून में कोई भी टैक्स पे करो, वी डोंट केयर यार। सप्लाई ऑफ सर्विस से जीएसटी लगेगा, कोई और टैक्स लगे ना लगे, वी डोंट केयर। हाँ है ना मालिक? ये सप्लाई ऑफ सर्विस और जीएसटी लगेगा, कोई खास बात इसमें? ओके। अब आगे और बढ़ता बेटा ट्रांजेक्शन। अब ये वेदांत भाई जो लैंडलॉर्ड थे, जो ऑनर थे,
अगर मैंने 1 शेयर इनसे लिया, जीएसटी लग जाएगा बेटा। अब सर ये भी कोई कम नहीं है, अब कोई नया टेनेंट आ रहा है बेटा, इनकमिंग टेनेंट। क्लियर? इनकमिंग टेनेंट है मान लो हमारे कृष्णा भाई। क्लियर? अब कृष्णा भाई वहां पे आ रहे, उसको दुकान देगा बेटा, ये बोलता है भाई तेरे को अगर दुकान रेंट पे चाहिए तो रेंट तो देना है, वो देना ही देना है, 1 करोड़ तेरे को टेनेंसी प्रीमियम देना पड़ेगा। क्यों? इस दुकान का वैल्यू क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, है ना? इस दुकान का ऑलरेडी वैल्यू क्रिएट किया हुआ है, और वैल्यू क्रिएट करने की वजह से कस्टमर अपने आप आएंगे तेरे पास, है ना? तो इनकमिंग टेनेंट से नाउ लैंडलॉर्ड ओनर इज चार्जिंग द टेनेंसी प्रीमियम। कितना बेटा? 1 CR। अगेन ये क्या है बेटा? क्या प्रॉपर्टी बेची क्या बेटा? क्या प्रॉपर्टी बेची है क्या बेटा? नहीं। क्लियर? इट इज नॉट सेल ऑफ इमोबिलिटी, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगेन इस पे भी जीएसटी लगेगा। कोई खास बात? अच्छा, अब मान लो ये ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी है बेटा, ये मेरे को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए बोल रहा है और नया टेनेंट ये आ रहा है बेटा, ठीक है? ये बोलता है मेरे को वेदांत क्या, तू डायरेक्ट इनकमिंग टेनेंट से पैसे ले ले, मेरे से मत ले। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने डायरेक्ट आउटगोइंग टेनेंट ने डायरेक्ट क्या कर दिया बेटा? इनकमिंग टेनेंट से टेनेंसी प्रीमियम चार्ज कर लिया। कितने का बेटा? 1 CR का, और उसने मुझे पे कर दिया बेटा, है ना बेटा? अगेन मुझे बताओ, क्या मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है क्या इसको बेटा? क्या चार्ज किया मैंने इसे? टेनेंसी प्रीमियम राइट टू ऑक्यूपाई ट्रांसफर किया मैंने इसको बेटा। क्लियर? कितना चार्ज किया? 1 CR। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे क्या लगेगा बच्चा? जीएसटी। कोई खास बात? कोई खास बात? डन। तो टेनेंसी प्रीमियम पे भले स्टैम्प ड्यूटी लगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करो, कुछ भी पे करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस पे क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी लगेगा। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। भले ही आप ओनर से चार्ज कर रहे हो, भले ही आप इनकमिंग टेनेंट से चार्ज कर रहे हो, या भले ही लैंडलॉर्ड या ओनर जो है वो इनकमिंग टेनेंट से चार्ज कर रहा है, कोई भी चार्ज कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, जीएसटी लगेगा। कोई खास बात? आवाज नहीं आ रही हुई? चलिए, बस एक बात को ध्यान रखना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस पॉइंट खत्म हो गया बेटा। अब मैं एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं बेटा मैं आपको। ये क्या बेटा? एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर आपने घर क्या बेटा? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब घर, रेंट पे लिया है। किस पे लिया बेटा? किसने लिया है? अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर? किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराए पे लिया है, किसके लिए बेटा? फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेज। किसके लिए लिया बेटा? रहने के लिए। तो घर किराए पे लिया रहने के लिए, तो जीएसटी क्या है उस पे? एग्जेम्प्ट है। क्या है बेटा उस पे? देखो सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, घर किराए पे लिया है, पर उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया। क्यों पता है? घर किराए पे कौन लेता है बेटा? जिसके पास खुद का घर नहीं बेटा, जिसके पास खुद का घर नहीं, गरीब आदमी साहब, एक तो रेंट पे कर रहा है और उस पर 18% जीएसटी और पे कर रहा है। कहाँ का इंसाफ? रोटी कपड़ा मकान, हाँ है ना भाई? बेसिक नीड्स ऑफ द पर्सन। इसलिए घर किराए पे लिया रहने के लिए बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस पर जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सुनना, यहां तक समझ में बेटा? ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, मेगा एग्जामिनेशन बेटा, पर यहां काम आ रहा है इसलिए मैंने लिंक करने के लिए बताया बेटा आपको पॉइंट। मान लो यही दुकान की जगह क्या होता बेटा? घर। क्लियर? और घर के किराए के साथ में आप टेनेंसी प्रीमियम भी पे कर रहे हो, और वो टेनेंसी प्रीमियम कौन चार्ज कर रहा है? लैंडलॉर्ड। कौन चार्ज कर रहा है बेटा? इफ ओनर या लैंडलॉर्ड इज चार्जिंग टेनेंसी प्रीमियम। कौन सा वाला? इस वाले केस में बेटा। क्लियर? तो सिंस घर किराए पे देने पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा, घर किराए पे देने पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, तो टेनेंसी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना भाई? पर किसने चार्ज किया है तो बेटा? लैंडलॉर्ड या ओनर ने चार्ज किया है फ्रॉम द इनकमिंग टेनेंट, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज
आउटगोइंग टेनेंट ने अगर इनकमिंग टेनेंट से चार्ज किया तो जीएसटी लग जाएगा। लिख दो बेटा यहां पे, बट इफ आउटगोइंग टेनेंट इज चार्जिंग फ्रॉम इनकमिंग टेनेंट तो जीएसटी लगेगा, फुल स्टॉप। ओके बच्चों, क्लियर? तो ध्यान देना बेटा, पहली बात तो ये, मैं इसको कंक्लूड करने के लिए बोल देता हूं, टेनेंसी प्रीमियम क्या बोला बच्चे? कोई भी पे करे, कोई भी पे करे, किसी को भी पे कर रहे, भले कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, हमेशा वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और जीएसटी लगता है। केवल एक केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट है, कब? जब सर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया किसने? ओनर ने। किससे? इनकमिंग टेनेंट से। किसके लिए? घर किराए पे लेने के लिए, रहने के लिए, पर्पस के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में जीएसटी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, अदरवाइज हमेशा जीएसटी लगता है। भारत माता की जय। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, यस या नो? क्लियर? डन। हटा सर, ये था आपका क्या सर, टेनेंसी प्रीमियम को लेके एक सर्कुलर। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों। आओ बच्चों, ये सब यहां मैंने लैंग्वेज में लिखा है बेटा। ओके बच्चों, चल सर सुनना रे, ए होशियारी, मान लो आपने कोई मशीन रेंट पे ली, लीज पे ली, बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा? आवाज नहीं आ रही हो? यही मशीन अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से रेंट पे ली होती बेटा, ऑस्ट्रेलिया में कोई आदमी था, उसने मशीन आपको इंडिया में रेंट पे दी बेटा, लीज पे दी, वो क्या होगा? वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना? क्या परमानेंट मंगाई? क्या परमानेंट मंगाई होती तो क्या होता बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स। ये टेम्पररी आ रही है, यूज करने के लिए आ रही है, लीज पे आ रही है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। इस पे कस्टम नहीं लगता है बेटा, कोई कस्टम ड्यूटी विल नॉट बी चार्ज। इस पे केवल क्या लगेगा बेटा? जीएसटी लगेगा। एक तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे बच्चा इसमें। हाँ है ना मालिक? कोई डाउट? मेरे को भी नहीं सर। चलिए ये आ गया, दो सर्कुलर आपके खत्म जो आपके सिलेबस में आते हैं बच्चों। ठीक है मालिक, डन। सर आइए, हम क्या पढ़ रहे बेटा? पता है? पता है चल क्या रहा है हिंदुस्तान में बेटा? सप्लाई। क्या चल रहा है भाई? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7। 3 दिन से क्या चल रहा है बेटा? सप्लाई। 2 दिन से। हाँ है ना भाई? सप्लाई। समझ में आ रहा है कितना जोरदार पॉइंट है ये? ठीक है क्या सर? क्योंकि सब कुछ पूरा जीएसटी आधा डिपेंडेंट है किस पे बेटा? सप्लाई। तो सर द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7। 7 ने बताया कि सप्लाई, 7(1) ने बताया सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज नंबर ए, डबल ए, बी और सी। 7(1) ने बताया क्या? ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। आइए सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 बोलता है दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोलता है बेटा? दिमाग खराब मत करना मंगल। फॉलोइंग आर neither supply of goods nor supply of service। उसमें 2 क्लोज है, क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी। ए होशियारी क्या बोलता है बेटा ये? कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। इन पे कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्या बोला बेटा? इन पे कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सर अब तक हमने क्या पढ़ा? ये सप्लाई है। अब क्या पढ़ रहे बेटा? ये सप्लाई नहीं है। क्लोज नंबर ए बोलता है रेफर करें शेड्यूल नंबर 3। क्या रेफर करें बेटा? शेड्यूल नंबर 3। वहां पे कुछ ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं जहां इनको बोल दिया क्या? इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिसको प्यार से मोहब्बत से हम नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं बेटा, कॉमन सेंस में बेटा। बुक्स में क्या लिखा नहीं बेटा, मतलब लॉ में क्या लिखा नहीं बेटा, है ना? नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज मतलब जिन पे जीएसटी नहीं लगता। आइए हम देख लेते हैं शेड्यूल नंबर 3। उसका उसमें एक्चुअली 8 पेराज है सर, उसमें 6 आपके सिलेबस में आते हैं, हम बात कर रहे बेटा 6। उसमें फर्स्ट पॉइंट सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आपकी जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने शेड्यूल 3 ओपन किया, ये पैराग्राफ 1 पढ़ा रहा मैं आपको बेटा। ठीक है, अब यहां से मत पढ़िए बेटा, ध्यान मेरी तरफ रखो।
मैं यहाँ याद करके भेजूंगा, गारंटी ऊपर याद करूंगा नहीं बेटा, याद हो जाएगा। ओके, ध्यान देना बच्चों। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय, क्या बोला बेटा? आज मान लो कोई किसी कंपनी में कोई किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे कोई पर्सन एम्प्लॉय है बेटा, तो एम्प्लॉय भी तो एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है बेटा यार, तभी तो उसको सैलरी मिल रहा है। रे कोई माल तो बेच नहीं रहा बेटा, वो तो सर्विसेज दे रहा है बेटा। क्लियर? उसको क्या मिल रहा है बेटा? सैलरी। सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, है ना भाई? क्लियर? आई रिपीट बेटा, सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। अब ये बात को ध्यान दीजिएगा बेटा, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ओ मालिक, मालिक एम्प्लॉय है ना सर? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर ध्यान देना बच्चा, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। मैंने एम्प्लॉयमेंट के अलावा कुछ और सर्विसेज दी जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती, मैंने अपार्ट फ्रॉम माई सैलरी कुछ और फीस उसे चार्ज करी बेटा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगी, उस पर जीएसटी लगेगा। एग्जांपल दूं मैं छोटा सा बेटा आपको, मान लो मेरे एम्प्लॉयर को कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी केपी कोरेगांव पार्क में, और वो परचेज कर उनको कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा था, अपने बहुत कॉन्टेक्ट के साथ। मैंने कहा प्रॉपर्टी डील में करा दूंगा आपका, पर 1 करोड़ पे कमीशन लगेगा। प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी, उसने डन। क्लियर? तो जो मेरे को सैलरी दे रहे हो तो अलग चीज है बेटा, ये मेरा एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं था। मेरे को ब्रोकरेज दे रहा है, मेरे को कमीशन दे रहा है, मेरे को फीस दे रहा है, वो अलग से, अपार्ट फ्रॉम माय एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट इन रिलेशन टू माय एम्प्लॉयमेंट। मेरे एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड वो काम नहीं था, दूसरा काम था, एक्स्ट्रा काम था, उसके लिए एक्स्ट्रा फीस मैंने चार्ज करी, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा। पर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होता तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। यहां तक बात समझे क्या? अरे क्लियर? एक और एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको, अभी 2-3 एग्जांपल और चलेंगे बेटा आपके मस्त वाले। मान लो, अच्छा एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको, चलिए सर, क्या नाम? हाँ, पार्थ, वेदांत, आविष्कार। सर पार्थ, वेदांत और आविष्कार, मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो बेटा। सर पार्थ, वेदांत एंड आविष्कार किसी कंपनी के डायरेक्टर है बेटा, ध्यान से सुनना बात को। अच्छा एग्जाम्पल के मजे लो, पर प्रोविजन मस्त समझ में आना चाहिए बेटा। अपना पढ़ाई से कोई खिलवाड़ नहीं होता है, पढ़ाई हम हंस के पढ़ते हैं, पर पढ़ते जरूर है, बस मेन टारगेट अपना पढ़ाई है। सर सरकार, ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय है और किसी कंपनी के डायरेक्टर है। सर सुनना, अब कंपनी जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, इनको डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे करती है, सिटिंग फीस पे करती है बेटा, होता है ना सर? तो दैट फीस इज पेड इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, जिसपे प्रोफेशनल फी का टीडीएस कटता है। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर 194J क्लियर? तो ऐसे केस में ये सर्विसेज दे रहे किसको? कंपनी को। क्या है? कंपनी के एम्प्लॉई है क्या बेटा? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मान लो बेटा। तो ऐसे केस में इन्होंने जो सर्विसेज दी उस पर जीएसटी लगेगा। और खास बात पता है, जीएसटी लगता है वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और वो कंपनी टैक्स पे, क्योंकि ये सर्विस दे रहे किसको? कंपनी को। रेसिपिएंट कौन है? कंपनी है बेटा, ये तो बड़े लोग हैं ना यार। तो कंपनी बोला ठीक है तुम मत पे करना टैक्स, हम पे कर देंगे साहब आपका। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लिस्ट मैंने आपको पढ़ाई नहीं अब तक बेटा, एक एग्जांपल मैंने बोल दिया, ऐसे ही पॉइंट आया इसलिए, वरना पढ़ूंगा बाद में आके बेटा। ओके, पर मान लो उनमें से वेदांत भाई जो है ये होल टाइम डायरेक्टर है बेटा वहां पे, ये कंपनी के डे टू डे जो रूटीन काम होते हैं वो सब भी देखते हैं बेटा, उसकी वजह से इनको सैलरी भी मिलता है बेटा। तो जो सैलरी मिल रहा है क्या इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर मिल रहा है? सैलरी
ओके ओके ओके, सुनिएगा ध्यान से। ओके ओके सर। वो बैटरी चेंज हो गई, बैटरी चेंज हो गई, ये मैं कह रहा हूं बेटा, ध्यान देना बेटा। मालिक, आप किसी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हो, अब आपको डे टू डे रूटीन काम जो आप कर रहे हो सर, उसके लिए सैलरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा? तो जो सैलरी मिल रहा है सर, इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मिल रहा है, नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। बताओ उस पर जीएसटी लगेगा क्या बच्चे? उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर। उस पर 194J का टीडीएस नहीं कटता है। कौन सा लगता है सैलरी पे? 192। वेरी गुड बेटा, हाँ ना भाई, उस अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि दैट इज पेड इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। पर यही उसी डायरेक्टर को सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करने के लिए डायरेक्टर सिटिंग फीस पे किया होता, तो दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। तो उस वाले अमाउंट पर जिसपे 194J का टीडीएस कटता है सर, वो प्रोफेशनल फी जो पे करिए इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर पे करिए, उस पर जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा बेटा। बोलो यस सर, क्लियर? अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं बेटा, वो तो कभी एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते बेटा, ठीक है? वो कभी एम्प्लॉय नहीं होते, तो उनको जो फीस मिला वो तो हमेशा प्रोफेशनल फी ही मिला है, दे कैन नेवर बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और ऐसे केस में उसमें हमेशा जीएसटी लगेगा। और आरसीएम में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा। क्लियर? कौन लायबल होगा? रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, पक्का, गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी अगर कोई एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएगा। ओके बच्चों, चलो एक और एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दे दिया था बेटा। मान लो किसी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉय थे बेटा, अब आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहे हो, उसने नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट आपसे किया, बोला साल का 1 करोड़ दूंगा, पर ये सॉफ्टवेयर के फॉर्मूला किसी और को बताना मत बच्चों, तो दैट इज नॉट पेड इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? दैट इज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस। बोलो यस सर। ये डायरेक्टर वाला एग्जांपल, नॉन कॉम्पिट फीस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सब मिल जाएगा आपको बेटा, आप पढ़ के तो एक बार ऐसा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, डन, समझ में आया बेटा पॉइंट? ओके ओके ओके। ये डायरेक्टर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना बेटा, ये सर्कुलर भी दे रखा बेटा पे, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बेटा। हाँ है ना भाई? ये 194J टीडीएस, ये रहा 192 का टीडीएस मिला बेटा आपको। क्लियर? ये सब मिलेंगे बेटा, आप सुनो अच्छे से, याद नहीं करना है, याद हो जाना चाहिए अपने आप। आपको लगना चाहिए हाँ ये भी आता है, ये भी आता है हमको, तो ओके। नोवेल की तरह पढ़ना है बेटा, मगअप नहीं करना है आपको। ओके, जब चीजों को पढ़ते तो आपको लगना चाहिए आपका दिमाग सोल्व कर रहा है, इनको याद नहीं कर रहा है, ठीक है? क्लियर? आप प्रोविजंस को समझो, प्रोविजंस को याद करो, पर सर उसके एग्जांपल्स को भी याद नहीं करने का, उसको तो सॉल्व करने का हमेशा यार। ओके बच्चों, चलिए सरकार पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2। कोई भी कोर्ट में आपको अगर अपील करनी होती है, कोई भी शिकायत करनी होती है, उसके लिए फीस पे करना होता है बेटा, कोर्ट फी। तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अब कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं, हाई कोर्ट भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है। क्लियर? सारे कोर्ट्स आते हैं। इनको जो भी फीस आपने पे करी उस पर सप्लाई नहीं होगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? कोई भी कोर्ट में अगर आपको अपील करनी होती है ना बेटा, तो आप एक कोर्ट फी पे करना पड़ता है बेटा आपको, विच इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल बेटा। ओके, एक और बात बेटा, चलिए एक और बात, कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना आपने बेटा कभी? कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना क्या आपने बेटा कभी? एक्चुअली टेक्निकली वो कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं उसको बेटा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। अब वहां पे भी अगर आपको किसी की शिकायत करनी हो कंज्यूमर कोर्ट में बेटा, तो फीस पे करना पड़ता है। तो एक सवाल आया कि उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, वो कोर्ट तो है नहीं बेटा। क्लियर? इसलिए डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया, सर्कुलर इश्यू करके बोला कि सर जो कंज्यूमर कोर्ट है, जिसको कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन बोला जाता है, वो एक्चुअली जो काम करता है वो कोर्ट की तरह ही काम करता है यार। उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी एक्टिविटीज, जो उसका जो पावर है, वो सब एक कोर्ट की तरह ही पावर दिया होता है उसको, उसकी जिम्मेदारी सारी कोर्ट की तरह ही होती है। इसलिए जो भी फीस उसको पे कर रहे हैं वो कोर्ट फी की तरह ही माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्कुलर मैंने यहां दे रखा है, आई होप समझ में आया बेटा आपको। अरे यस नो, ये रहा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन वाला बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? इन पे जीएसटी नहीं लगता। ओके, चलिए एक दो बातें और है बेटा, बता दूं क्या मैं आपको बेटा? चलो एक ये एम्प्लॉय वाली बात और है, तुम्हें बताता हूं बेटा मैं। भाई
पता है आपको? कोई डाउट, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं बेटा आपको? बताऊं मैं आपको बेटा? ओके सर मान लो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो बेटा, मान लिया, आपको क्या मिलता है बेटा? सैलरी, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। पर अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर कुछ फैसिलिटीज भी देता है बेटा, परक्विजिट्स, पर्क्स, ठीक है? आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा शायद यार। एग्जांपल जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, क्लियर, कार हो गई, इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, क्लियर, कई सारे इस तरह के परक्विजिट्स, कई सारे बेनिफिट्स दिए थे, क्या, मूवेबल एसेट्स, क्लियर, या इस तरह की कई सारी चीजें, कई सारी सर्विसेज सर अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी आपको पे की जाती है। क्यों की जाती है बेटा पे? वो ताकि आप अच्छे से काम करें बेटा। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय और अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करते रहो, इसलिए तो दिया जाता है बच्चा। तो अ काइंड ऑफ सैलरी हो गया ना बेटा यार, ये अ काइंड ऑफ सैलरी तो है यार ये सब। आवाज नहीं आ रही है? तो आप मुझे बताओ, क्या परक्विजिट्स की वैल्यू पे जीएसटी लगना चाहिए क्या बेटा? नहीं, क्योंकि दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी ओनली बेटा। दोज आर पेड टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट ओनली बच्चों यार। हाँ है ना भाई? उसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको मिल रहा है बेटा, इसलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नो जीएसटी विल बी चार्जेबल ऑन परक्विजिट्स का अमाउंट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? ठीक है प्रणव, माहौल, ये रहा सर्कुलर बेटा। आप मुझे बताओ, सर्कुलर याद कराऊं या समझाए बेटा? हम लोग जब आपको आते हैं ऑलरेडी, तो मैं क्यों पढ़ाऊं बेटा आपको यार? आप समझो सर, पता है सबसे बड़ी तकलीफ हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है बेटा? कि जब बच्चे पढ़ते ना बेटा, उनको ये फील होता है कि हमको कुछ भी नहीं आता है। बुक में लिखा सब उसको आता है, बुक को सब आता है, हम तो पागल है। गलत। आपको सब आ सकता है अगर आप सोचे तो बेटा, और उसको वेरीफाई करने के लिए बुक होनी चाहिए बेटा, जो मैं करता हूं। क्लियर? सर आप जानना, आप जो इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो सर, आप उन सेलेक्टेड बच्चों में से हो जो यहां तक पहुंच पाए हो बेटा। मतलब कुछ तो है यार। हाँ है ना सर? मैं तो ये मानता हूं यू ऑल आर इंटेलिजेंट। आपके सामने अगर मैंने प्रोविजंस एक बार समझा के रख दिया आपके सामने, फिर आपके सामने अगर मैं कोई केस रखूं और आप उस लॉ को अगर अच्छे समझ गए, मेरे में ताकत होनी चाहिए कि लॉ समझा पाऊं मैं आपको बेटा। अगर मेरे में ताकत है, मैंने आपको लॉ अगर समझा दिया है, फिर आपके सामने कोई प्रैक्टिकल केस रखूं, तो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट केस। वो अगर आपने कर दिया तो मेरी गारंटी बुक में वही लिखा होगा बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? हाँ, जहां कुछ गलती होगी वहां मैं खड़ा हूं बेटा आपके लिए। पर पॉइंट क्या है बच्चों, आप अपने दिल और दिमाग को यूज करना है आपको बेटा। हम क्या करते हैं नॉर्मली, बुक जब पढ़ने बैठते कोई भी पढ़ाई वाली बुक, तो हमको लगता है ये तो कुछ भी नहीं आता इसको, तो जो आता है बुक को आता है, जो बुक में लिखा है याद कर लो बेटा। नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से आने चाहिए बेटा, पहले समझ में आना चाहिए, सिचुएशंस क्रिएट होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कौन? लोग किसने बना है? इलॉजिकल है क्या यार? लॉजिकल है ना यार? तो मैं वही करता हूं बेटा, मैं लॉजिक्स आपके दिल तक पहुंचा देता हूं। फिर आपका दिल कहता सर ये होना चाहिए, वही लिखा होता है बुक के अंदर। क्लियर? इनफैक्ट आप अगर लॉजिक के साथ पढ़ते हो, क्या लिखा है केवल ये नहीं पढ़ते हो, वो क्यों लिखा है ये अगर समझ लेते हो, तो देखना क्या लिखा है वो अपने आप समझ में आता है। और टाइम भी बहुत कम लगता है यार, टाइम भी बहुत कम लगता है। क्लियर? कोई डॉक्टर है, वो बीमारी को ढूंढ ही नहीं पा रहा है, उसको 3 घंटे लग रहे हैं बीमारी को ढूंढने में, ऑपरेशन करने में, और दूसरा डॉक्टर 10 मिनट में इलाज करके ऑपरेशन करके बाहर निकल गया। अच्छा कौन है? 10 मिनट वाला ना बेटा यार। आप ये थोड़ी बोल इसने 10 मिनट में कर दिया सर, ये तो मामला गड़बड़। अरे भाई ज्यादा अच्छा है, एक्सपर्ट हाथ है सर, उसको पता है कैसे बात को समझाना है, दिल में कैसे पहुंचाना है बात को। क्लियर? चीज को समझिए बेटा। आपको दिमाग में, दिल में फॉर्मूला बैठ जाना चाहिए क्या कि हो क्या रहा है ये। क्लियर? सॉल्यूशन अपने आप आने चाहिए। अपने आप सॉल्यूशन आता है ना बेटा, तो सर ये याद ही नहीं करना पड़ता है। ये जब पढ़ते हो आपको लगता है नोवेल की तरह निकल रहा है, सब कुछ आता है हमको सर। क्लियर? वो होना चाहिए अप्रोच पढ़ाई का बेटा। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रोफेशनल। आपसे क्लाइंट आके थोड़ा पूछेगा डेफिनेशन बताओ मेरे को, ये वो डेफिनेशन का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पूछेगा आपसे बेटा। हाँ है ना भाई? आई होप समझ में आ रहा है बच्चा आपको पॉइंट। अरे यस या नो? क्लियर? समझे मेरी बात? तो परक्विजिट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी, दोज आर पेड बिकॉज यू आर इन एम्प्लॉयमेंट। आप अगर एम्प्लॉय नहीं होते तो परक्विजिट नहीं मिलता बेटा, वो आपको इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो इसलिए मिल रहा है, इसलिए दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ
सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय यू इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। हाँ है ना भाई माहौल सरकार। आइए पैरा नंबर 3 मालिक। अच्छा यार एक चीज बताओ, एक मसला पूछू क्या पॉइंट आपसे बेटा है। देश के नेता लोग, कोई एमपी एमएलए, कोई पार्षद, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी बेटा, हाँ है ना भाई, ये क्या देश के एम्प्लॉय है क्या बेटा? क्या सरकारी एम्प्लॉय है क्या? आप समझना बात को ध्यान से। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे एरिया से, कोई एमएलए है साहब, क्या वो सरकार का एम्प्लॉय है? सर समझना बात को ध्यान से, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? सर कौन है वो? नहीं नहीं, नहीं हमने इलेक्ट किया भाई, हमने इलेक्ट किया हमें से। सरकार बताइए, आप यू ब्लाइंडली किसी को भी चोर नहीं कह सकते यार। क्लियर? नहीं नहीं नहीं, हाँ हो सकता कुछ लोग हो, पर कुछ की वजह से सब नहीं सर। ठीक है, ऐसा बोलने से थोड़ा इनको अच्छा लगेगा सर। सर सुनना बात ध्यान से। हाँ जी, देश के नेता लोग, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बताइए क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? सर पीयूष गोयल जी मुंबई से हमारे सर सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बताओ क्या वो सरकारी एम्प्लॉय है? पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, यस वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यार। उनको जो सैलरी मिल रहा है इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, क्योंकि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, अभी हमने पढ़ा बेटा। पर सर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जैसे श्री पीयूष गोयल जी, हाँ ना भाई, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बेटा। इनको भी पता है एक मंथली ऑनरेरियम मिलता है बेटा, जिसको कॉमन सेंस में हम सब लोग क्या मानते हैं बेटा? हम सब क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं बेटा, बट दैट इज नॉट एक्चुअली सैलरी यार। पुलिस कमिश्नर को जो मिल रहा है दैट इज एक्चुअली सैलरी। इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जो अपना इतना कीमती वक्त देश के कल्याण के लिए, देश के सर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको एक मंथली ऑनरेरियम मिलता है विच इज नॉट सैलरी। सर क्या इन पे जीएसटी लगना चाहिए कि लगना चाहिए सर? अच्छा चलो, ये सैलरी है क्या बेटा? सैलरी होती तो जीएसटी नहीं लगता बेटा। क्लियर सर? तो ये तो सर सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अपना टाइम दे रहे, इसलिए इनको एक ऑनरेरियम मिल रहा है बेटा। क्लियर? पर गवर्नमेंट बोल दिया नहीं नहीं, इस पे भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ये देश के नेता लोग की जो सप्लाई है वो नहीं तो सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई काम के मतलब सर यह बोल दिया क्या यहाँ पे? इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और इनको जो मंथली ऑनरेरियम मिल रहा है इट इज नीदर चार्जेबल टू जीएसटी, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी के एम्प्लॉई है, 3 कैटेगरी के नेता लोग है बेटा। फर्स्ट एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ ये म्युनिसिपैलिटीज वगैरह बेटा, हाँ है ना सर, लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स, पार्षद वगैरह बच्चा, ये सब तो आगे पॉइंट नंबर ए में ही बेटा। पॉइंट नंबर बी इधर ध्यान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसने बेटा? भारतीय संविधान ने कोई बॉडी बनाई है, उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई है एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंबर, एज ए चेयरमैन, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिलता है तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा बेटा, है ना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एग्जांपल क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग, वुमेन राइट्स कमीशन, है ना सर, उसके आप चेयरमैन हो। दीज आर दी बॉडीज विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई एज डायरेक्टर, एज ए मेंबर, एज ए चेयरमैन, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिलता है तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? इसी में थर्ड पैराग्राफ है क्या? अगर कोई बॉडी बनाई किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा। किसने बनाई बेटा? आवाज नहीं आ रही मालिक? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई बॉडी बनाई है बेटा। जैसे आपका इंस्टीट्यूट बेटा, अरे हमारा इंस्टीट्यूट बेटा, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
भले ही वो ICAI हो, ICSI हो, ICMI हो बेटा, हाँ है ना, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी बनाई है जिसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है, एज ए डायरेक्टर, एज ए चेयरमैन, एज ए प्रेसिडेंट, आप सर द सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, रीजनल काउंसिल मेंबर हो, द ग्रेट 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 द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट हो बेटा, हाँ है ना, उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हाँ है ना भाई। एग्जाम्पल दो बेटा एक और, जैसे सी अर्पित काबरा, ये अभी थोड़ा टाइम पहले अपने WRC के चेयरमैन थे, मेरे फ्रेंड है सर, ये सुनो ध्यान से, अर्पित काबरा WRC चेयरमैन ऑफ द WRC ऑफ ICI बेटा, अब उस पोस्ट की वजह से अगर उसको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा, हाँ है ना भाई, क्योंकि सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है बेटा बॉडी, और उसको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है उस पोस्ट की वजह से तो GST नहीं लगेगा। अब अर्पित काबरा ने किसी कंपनी का ऑडिट किया बेटा, उसको ऑडिट फीस मिल रहा है, तो क्या उस पर भी GST नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना, क्लियर, वो तो उस पोस्ट की वजह से जो फीस मिल रहा है उस पर GST नहीं है बेटा, ऐसा थोड़ा कि अर्पित काबरा GST एग्जम्प्ट हो गया बेटा तेरे पे, हाँ है ना भाई, उस पोस्ट की वजह से इन नेता लोगों को जो फीस मिल रही है उस पर GST नहीं लगेगा, हाँ है ना मालिक, क्लियर। आइए पैरा नंबर 4, अंतिम सेवा, आपने किसी को भेज दिया तो भेजने की सर्विस पे GST नहीं लगेगा सर, क्योंकि जाने वाले से कौन GST ले सकता है, हाँ है ना, क्लियर। सरकार आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई बेटा, किस बात का GST बेटा? सरकार सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। एक मिनट सर, शमशान, हाँ है ना भाई, उन्होंने कोई चार्जेस लिए बेटा, ब्यूरियल करने के कोई चार्जेस लिए बेटा, मॉर्चुरी सर्विसेज, क्लियर, उसके लिए कोई चार्जेस लिए, उन चार्जेस पे कोई GST नहीं लगेगा, यहां तक बात समझिए क्या बच्चों? अच्छा, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड मतलब इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, एम्बुलेंस। अच्छा आप मुझे बताओ, एम्बुलेंस मरने से पहले काम आती है बाद में काम आती है बेटा? दोनों टाइम बेटा, हाँ है ना, क्लियर। तो सर ध्यान देना बेटा, ये बात कर रहा है किसकी? डिसीज्ड की बात वाली बेटा, बात इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी डिसीज्ड। अरे क्लियर, समझ मेरी बात? अच्छा जरूरी नहीं एम्बुलेंस हो बेटा, कई बार अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, उसके लिए जो भी चार्जेस पे किए उस पर GST नहीं लगेगा। ओके बच्चों, अच्छा जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा मैं, अभी पॉइंट मेरा अभी ये नहीं है, पर एम्बुलेंस, हाँ है ना सर, एम्बुलेंस में अगर किसी पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन किया है, होता ना एम्बुलेंस बेटा, अरे कभी देखी कि नहीं देखी बेटा? भगवान करे आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट बेटा, क्लियर सर सर सुन, अरे यार अच्छी बात है यार सर, सुनना बात ध्यान से, क्या बेटा, क्या सेम टू यू, हाँ बेटा बिल्कुल 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 100% बेटा, ऐसे ही होना चाहिए बेटा, तड़प तड़प के मरने से अच्छा एक बार में ही, हाँ कार्यक्रम खत्म बेटा अपना, सर है ना बेटा, गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, ऐसा भी लग रहा है, बाद में लगे पता पड़ेगा। सर मान लो, अरे मतलब मेरे कहने मतलब डायरेक्ट मतलब आप अमर हो जाओ बेटा, मैं तो ये कहना चाहता था, वही आपने मुझे बोला ना, सेम टू यू बेटा, थैंक यू सर ओके ओके, मान लो कि सरकार एम्बुलेंस सर्विसेज, आगे हम पढ़ेंगे मेगा एग्जाम्स लिस्ट, वहां पे एम्बुलेंस सर्विस में भी GST क्या हुआ है बेटा? एग्जाम क्या हुआ है, आपको कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसलिए ध्यान रखना बेटा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी दोनों केस में GST एग्जाम है बेटा, एम्बुलेंस है बेटा, आप आराम से ट्रांसपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा ओला उबर पे, ओला उबर पे GST लगता है बेटा, पढ़ा ना हमने बेटा, क्लियर, एम्बुलेंस में GST नहीं लगता है, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली बेटा। सर यहां तक बात समझे आप? ओके सर, ओके ओके आइए सर, तो सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी डिसीज्ड, नो GST इज चार्ज बेटा, यस या नो? आइए बच्चों पैरा नंबर 5, एक मिनट, अब पैरा नंबर 5 पढ़ने से पहले, पैरा नंबर 5 पढ़ने से पहले ध्यान आपका मेरी तरफ बेटा, इधर ध्यान, मस्त पॉइंट पढ़ाता हूं आपको। अच्छा एक बार ये 4 पैरा पढ़े, चारों पे एक बार बोल दूंगा फटाफट बेटा, वरना क्या होता है पॉइंट जब ज्यादा होते हैं बेटा तो ऐसा लगता है कि बस चल रही जीवन बेटा, क्लियर, चल रहा है पढ़ाई,
आपने कंट्रोल में आएगा तो मजा आएगा सर। सर शेड्यूल नंबर 3 इसमें क्या लिखा है? दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पैरा नंबर 1 सर, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो जीएसटी नहीं लगेगा। परक्विजिट पे भी जीएसटी नहीं लगता। डायरेक्टर को डायरेक्टर की कैपेसिटी में पैसा मिल रहा तो जीएसटी लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एम्प्लॉय की कैपेसिटी मिल रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पैरा नंबर 2 बोलता है क्या? कोर्ट फीस, अगर कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश बाय लॉ है फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, उसको कोई फी पे किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, इंक्लूडिंग कंज्यूमर कोर्ट हो बेटा। हाँ है ना भाई? यस। पैरा नंबर 3 बोलता है क्या? देश के नेता लोग। क्लियर? 3 कैटेगरी के नेता है, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी हो या लोकल अथॉरिटी हो बेटा। सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई है, उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई बॉडी बनाई है और उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है, उसकी वजह से कोई रेम्युनरेशन मिला तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना मालिक? डन। पैरा नंबर 4 बोलता है क्या? अंतिम सेवा, फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम, इंक्लूडिंग मॉर्चरी सर्विसेज, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। क्लियर? समझे क्या? नेक्स्ट पैरा नंबर 5 पता है? अरे यार हम क्या पढ़ रहे भाई? आवाज नहीं आ रही सबकी। जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स क्या होता है रे? सर्विसेज क्या होता है रे? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ध्यान है सर, हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे हैं, अब तक गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी भाई। कैसी बात है? हम पहले वो पढ़ेंगे सर। क्लियर? पेंडिंग लिखवाया था, याद है तो आपको सर? गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन मैंने पेंडिंग लिखवाया था सर, पी लिखवाया था मैंने कहा, बोला था वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आज वो वक्त भी आ गया और किस्मत के दरवाजे भी खुल रहे बेटा। हाँ बेटा। ओला उबर पे जीएसटी लगता है। हाँ बेटा बोला क्या? ओला और उबर ने, हाँ तो एम्बुलेंस सर्विसेज अगर ओला उबर के थ्रू है तो एम्बुलेंस सर्विस बच्चा, ठीक है? भले ही आपने प्रोवाइड करी थ्रू ईसीओ, पर एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा, है ना? आगे पढ़ेंगे हम। ओके यस। कई सारे हॉस्पिटल होते हैं, कई सारी प्राइवेट ट्रस्ट होती है बेटा, कई सारी प्राइवेट पार्टीज की भी होते हैं बेटा एम्बुलेंस सर्विसेज, सब पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा, ठीक है सर? आइए पर दैट शुड बी एक्चुअली एम्बुलेंस बेटा, है ना? एक्चुअली एम्बुलेंस। वैसे तो मैंने नहीं देखा अब तक कि ओला उबर एम्बुलेंस के थ्रू भी अगर हो जाए तो एग्जम्प्ट रहेगा, मैंने ये बोला बेटा। ओके चलिए चलिए चलिए। गुड्स और सर्विसेज ध्यान देना। ओ मालिक, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 52, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने डिफाइन किया किसको? गुड्स को। गुड्स मीन्स every kind of movable property, but excludes money and securities। हाँ है ना भाई? मनी नहीं होता है गुड्स, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, ये गुड्स नहीं होते। ओके मालिक? बट इट इंक्लूड्स, दिल थाम के ओ मालिक, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। पता है आज तक आपने जीवन में कभी भी अगर गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है गुड्स एक्सक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। ये जीएसटी एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर लिखा है क्या? गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। ऐसा क्यों है? थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी नहीं कर रहा। वक्त और किस्मत जाने बेटा, तब आएगी बात इसकी। हाँ गुड्स इंक्लूड्स, ये तो आप फाउंडेशन में भी पढ़ा हो बेटा आपने, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड सर, विच आर सीवेड और अग्रीड टू बी सीवेड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? कोई क्रॉप उगी हुई बेटा, आपने खेत परचेस कर लिया तो इम्यूनल प्रॉपर्टी परचेस करी बेटा आपने जो उसमें क्रॉप उगी हुई है उसे बोला कि ये काट के मेरे को बेचेगा तू, तो वो क्या है? गुड्स है बेटा। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? चलिए तो गुड्स मीन्स बोलो, गुड्स मीन्स देखो मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक आपके दिल तक एक वर्ड पहुंच जाए बेटा। अभी तो हमने पढ़ा है, अब दिल में उतारूंगा तो मजा आएगा।
गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, एवरी काइंड ऑफ। सर क्या नाम, ये थोड़ा सा बेटा, ये पिलर है ना बेटा, थोड़ा शिफ्ट करना इधर पिलर को। सर शिफ्ट तो कर दूंगा, बिल्डिंग टूट जाए मेरे को बोलना मत आप। तो सर दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, हाँ है ना, जो बिना टूटे फूटे शिफ्ट हो सकती है वो थी इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर जिसको शिफ्ट करने पे वो टूट जाए, डैमेज हो जाए, मटेरियल डैमेज हो जाए बेटा, मेजर उसमें डैमेज होने के चांस है, तो वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ ये स्विच बोर्ड जो है ना बेटा, ये स्विच बोर्ड ये मूव कर सकते हो, इसको खोल के स्विच को मूव कर सकते हो, हाँ है ना भाई, क्लियर, ये क्या है, मूवेबल है बेटा, हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात बच्चों आप, ठीक है सर। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट एक्सक्लूड्स मनी एंड, वो तो लॉजिकली गुड्स होना भी चाहिए बेटा, वरना शेयर बेचने में जीएसटी लग जाता बेटा, हाँ है ना भाई सर। एंड इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल क्लेम, ठीक है बात करेंगे बाद में, एंड ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह विच आर अग्री टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई, हटा कोई खास बात नहीं। मेन बात क्या है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट एक्सक्लूड्स मनी सिक्योरिटी, इंक्लूड एक्सटर्नल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह, हटा। मेन बात क्या है, अरे नजर इधर, मेन बात क्या है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है साहब। सर्विस मीन्स सेक्शन 2 क्लॉज 102 ऑफ दी सीजीए शेख बोलता है क्या, सर्विसेज मीन्स क्या 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 क्या, जो गुड्स नहीं वो सर्विस है, ठीक है सर। अच्छा इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी, कॉमन लिखा पड़ा दोनों के लिए। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जैसे मैंने आपको मनी लेंड किया है, लोन दिया बेटा, लोन देने पे मैंने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, क्लियर, तो इंटरेस्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तभी तो इसको मेगा एग्जामिनेशन में एग्जाम करना पड़ा बेटा। पर प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगता है बेटा, अरे लोन प्रोसेस कराते ना बेटा हम, तो बैंक हमसे कई सारे चार्जेस भी लेता है, उस पर जीएसटी लगता है बेटा, तो यूज ऑफ मनी इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। बेटा फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, नाम सुना आपने बेटा कभी, क्या करते बेटा, ये डॉलर दिया रुपी लिया, रुपी दिया पाउंड लिया, अरे हाँ है ना भाई, ये अपने लिए ये क्या करते, कमीशन चार्ज करते बेटा, क्या चार्ज करते बच्चों, दैट कमीशन इज अ सेपरेट कंसिडरेशन, ठीक है, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है बेटा। चलिए, इट इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शंस इन सिक्योरिटीज। देखो सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस नहीं है, और जो सिक्योरिटीज का ब्रोकर है बेटा मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल, इसके थ्रू आप शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ये जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं, ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं, ये ब्रोकरेज का अमाउंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पे जीएसटी लगेगा, शेयर्स बेचने पे जीएसटी नहीं बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक सर। तो सर सर्विस मीन्स, अब इसको वापस दिल पे उतारता हूं बेटा मैं, ठीक है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, इट एक्सक्लूड्स मनी और सिक्योरिटीज, मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, क्लियर, इट इंक्लूड्स एनी एक्टिविटीज इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी इनटू एनी करेंसी डिनोमिनेशन फॉर्म टू अनदर बेटा, हाँ है ना भाई, और फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। कोई खास बात, चल मेन बात क्या है, अच्छा इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, तो ठीक है, कुछ एग्जाम कुछ पॉइंट लिखे जिसमें डिस्प्यूट था तो बोल दिया ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। मेन बात क्या है, मेन बात क्या बोलो, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। अब पूरे दिन मेरी तरफ बेटा, सर बुक्स में बिल्कुल नहीं, पूरा इधर ध्यान, गुड्स मीन्स ऐसे 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 मैं बोलूंगा नहीं बेटा, पूरा दिमाग खराब हो जाना चाहिए बेटा, पूरा
ओके कुछ भी नहीं बचना चाहिए बेटा. गुड्स मीन्स गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. इट एक्सक्लूड इट इंक्लूड्स हटा. मेन बात क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सर इज कॉल्ड गुड्स. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सर्विस मीन्स जो गुड्स नहीं वो सर्विस है. प्रत्युष क्या बता नाम? प्रत्युष ये पिलर शिफ्ट करना बेटा. ये गुड्स है क्या? ये बिल्डिंग गुड्स है क्या? तो क्या है ये? एक मिनट. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सर और जो गुड्स नहीं हो क्या है? मैंने बिल्डिंग आपको बेची है. क्या बेचा मैंने आपको? गुड्स बेचा है. जो गुड्स नहीं हो क्या है? अरे बाबा 2 मिनट चीज को समझिए बेटा. सर इतनी एनर्जी लगाई, इतना टाइम आपके लिए दिया है बेटा, कोई ना कोई बात होगी बेटा. यार मतलब अगर किसने बिल्डिंग बेचा है लग गए. क्योंकि वो भी सर्विस की डेफिनेशन में आ रहा है. पर आप मुझे बताओ जीएसटी में टैक्सेस जो मर्ज हुए कौन से हुए? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स बेटा. अरे मैंने बिल्डिंग बनाई नहीं आपके लिए, बनी बिल्डिंग बेच रहा हूं मैं, तो उसकी बात कर रहा हूं आपसे बेटा. क्या उस पर लगना चाहिए जीएसटी बेटा? आवाज नहीं आ रही सर. पर टेक्निकली बात करें वो सर्विस के स्कोप में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? टेक्निकली बात करें वो सर्विस के स्कोप में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? आवाज नहीं आ रही सर. पर क्या लगना चाहिए जीएसटी सर? इसीलिए शेड्यूल 3 का पैरा नंबर 5 आया और बोल दिया क्या? सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. सर ओ मालिक 2 मिनट. क्या हुआ सर? मैं चाहता डायरेक्ट बोल देता. क्या पैरा नंबर 5 क्या है? सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग. अगर आपने कोई बिल्डिंग बेची, कोई लैंड बेची, तो न सप्लाई ऑफ गुड्स न सप्लाई ऑफ सर्विस से कोई जीएसटी नहीं लगता. आप भी बोलते हाँ सर ओम स्वाहा, नहीं लगेगा. 2 मिनट. पर सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा होता तो ही तो शेड्यूल 3 में डालेंगे. शेड्यूल 3 में क्यों डालेंगे बेटा? कि नहीं इसको जीएसटी नहीं लगाना है. मतलब सप्लाई के स्कोप में आ रहा होगा तभी तो जीएसटी के लिए बोला है शेड्यूल 3 में कि नहीं इस पे जीएसटी मत लगाना. क्योंकि सर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस की डेफिनेशन में आ रही थी, इसलिए बोला नहीं इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अब आप कहेंगे सर जब जीएसटी लगाना ही नहीं था तो सर्विस की डेफिनेशन डाला ही की. सर पूछो ना यार ये चीज यार कि मालिक जब जीएसटी लगाना ही नहीं था, सर जब प्यार करना ही नहीं था तो आई लव यू क्यों बोला? हाँ ना सर? अरे ये से नो. क्योंकि सर 70 फ्लैट पे जीएसटी लगाना था. किस पे? 70 फ्लैट्स पर जीएसटी लगाना था. इसलिए कुछ याद आ रहा? 70 फ्लैट क्या याद आ रहा है? वो आलिया भट्ट याद आई क्या? वो फ्लैट नंबर 420 याद आया क्या? अरे हाँ है ना. वो 70 फ्लैट भी अल्टीमेटली क्या हुआ मुझे बताओ आप? मैंने फ्लैट बेचा ना किसी को बना के यार, बेचा ही तो है. वो तो उसने बुकिंग पहले कर दिया था बेटा, बाकी अल्टीमेटली फ्लैट बेचा तो है मैंने यार. वो 70 फ्लैट अगर जीएसटी के स्कोप में लाने थे तो गवर्नमेंट को पहले क्या करना पड़ा? सर सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विस के स्कोप में लाए पहले ये लोग. वो बोला हाँ ये 100 के 100 फ्लैट क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है 30 को छोड़ के. और 30 को छोड़ के मतलब यहां पे लिख दिया क्या? सर सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू, क्या लिखा बेटा? सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लोज बी ऑफ शेड्यूल नंबर 2. शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी. सर एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कंपनी अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर. याद आया बेटा आपको पॉइंट? एक वर्ड समझ में आया बेटा आपको ये? अरे यस या नो? तो 70 फ्लैट छोड़ देना.
70 फ्लैट छोड़ देना, बाकी कोई भी लैंड बेच रहे हो, कोई भी बिल्डिंग बेच रहे हो तो कहां कवर है? शेड्यूल नंबर 3 में कवर है, विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अरे हाँ है ना, ये देखिए बेटा, जब मैंने आपके लिए लिखा था यहाँ पे बेटा, आज देखा ना कंस्ट्रक्शन सर्विस वाला बेटा, ये रहा 30 फ्लैट जो बेचे बेटा आपने, कितने? 30। सर यह लिखा है पैरा 3, सॉरी शेड्यूल 3 पैरा नंबर 5 लिखा ना बेटा मैंने आपको, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आ गया शेड्यूल 3 पैरा नंबर 5 बेटा। अरे यस या नो? ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि सेल ऑफ इमूल प्रॉपर्टी भी सर्विस की डेफिनेशन में आ रहे थे बेटा। शायद दिल तक बात पहुंच गई बेटा आपके। और अगर सेल ऑफ इमूल प्रॉपर्टी को ये लोग सर्विस की डेफिनेशन में नहीं लाते तो सर 70 फ्लैट भी अल्टीमेटली क्या हो रहा था बेटा? सर अल्टीमेटली है तो फ्लैट बना के बेच रहा हूं ना यार मैं, तो देश की जनता ऐसी है बोलती है हम इस पे भी जीएसटी नहीं पे करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, पहले तो सारी की सारी इमूल प्रॉपर्टी को सर्विस की डेफिनेशन में ले आए और फिर बोल दिया क्या, पैरा 5 क्लोज बी ऑफ शेड्यूल 2 में जो लिखा है उसको छोड़ दो, बाकी सारी सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। भारत माता की जय। आया होगा मजा बेटा आपको? दिल तक बात पहुंची क्या बेटा? देखिए सर है तो ये क्या इतना सा लाइन बेटा, आप समझिए बेटा बात को, और पूरा इंडस्ट्री रही है। हाँ है ना, क्लियर? शायद बात आपको पहुंच गई बेटा पूरी क्लियर। मैंने आपको समझाने के लिखा भी है, अगर हमने रेंट पे लिया, लीज पे लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर हमने फ्लैट बेचा है बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो सप्लाई ऑफ सर्विस। पर लैंड और बिल्डिंग बेचा है अगर आपने तो वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई? आया मजा बेटा? क्लियर? ओके सर, गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? उसका इंपैक्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये अगर मैं उस टाइम पढ़ा था ना बेटा, वो आज जो भावना है आपके दिल में वो नहीं पहुंच पाती बेटा उस दिन। इसलिए सर ध्यान देना बेटा, चीजों को सही तरीके से और सही वक्त पे सही कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। क्लियर? आइए सरकार, एक्शनेबल क्लेम्स, गुड्स इंक्लूड्स, आवाज नहीं आ रही, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। क्या पढ़ा था कि हमने डेफिनेशन बेटा? क्लियर? सर एक्शनेबल क्लेम का कोई एग्जांपल बेटा? डेटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ है ना भाई? सर इधर ध्यान, ये भी गुड्स है बेटा। सर आपने किसी को डेटर्स बेच दिए बेटा, गुड्स बेचा है, जीएसटी लग जाएगा। पहली बात तो आप अटक गए कहां पे? सर डेटर्स कैसे बेचते हैं? सर राइट्स बेच सकते हैं क्या? डेटर्स से पैसा कलेक्ट करने का राइट बेच सकते हो क्या किसी को बेटा? हाँ वेरी गुड, यू ऑल आर स्मार्ट, वेरी गुड। सरफेसी एक्ट बताओ, एक नाम सुना आपने? यार सरफेसी एक्ट का नाम सुना आपने? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। गुड यार। सर सुनना, इसमें असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है बेटा, पढ़ा आपने कहीं? गुड यार, बहुत अच्छा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको बेटा अच्छे से। मान लो कोई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक बेटा, इसके पास 100 करोड़ के एनपीए अकाउंट है बेटा। क्या है बेटा? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये क्या करते बेटा? सरफेसी एक्ट के थ्रू इन एनपीए अकाउंट्स का ऑक्शन करवाते बेटा। उसमें कुछ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती बेटा। एक कंपनी का नाम बताता था मैं आपको, सॉरी, एसरेक इंडिया लिमिटेड। बॉम्बे में कंपनी बेटा, ये मुंबई बेंड्रा में थी पहले, मैंने इसका ऑडिट किया हुआ बहुत पहले। सर सुना, एसरेक इंडिया लिमिटेड मान लीजिए एक कंपनी है, ये क्या करती है? इस तरह के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है बेटा। हाँ है ना? अब ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये 100 करोड़ के एनपीए अकाउंट जो आईसीआईसीआई बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 वैल्यू पे, कितनी वैल्यू पे बेटा? 0। सर इसको 7 करोड़ में परचेज कर लिया। कितने परचेज कर लिया बेटा? 7 करोड़ में परचेज कर लिया। क्या परचेज किया? लोन अकाउंट्स।
एनपीएज, हाँ है ना सर, जिसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो रिकवरी करने वाला, दिस आर कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या है ये? आवाज नहीं रही, क्या है मालिक? एक्शनेबल क्लेम्स। किसने परचेज किया? एसरेक इंडिया लिमिटेड ने। किससे परचेज किया? बेचा किसने? आईसीआईसी बैंक ने। क्या बेचा है? गुड्स बेच दिया बेटा। क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए? एक्चुअली क्या गुड्स है क्या यार ये? इसलिए शेड्यूल 3 में डाल दिया पैरा नंबर 6 और बोल दिया क्या? एक्शनेबल क्लेम्स के ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप बोलते हो क्या? पहले प्यार करते हो फिर भगा देते हो, हाँ है ना भाई? पर इसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया बेटा। क्या? एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आते हैं क्या? बेटिंग, गैम्बलिंग, अरे ऑनलाइन मनी गेमिंग, लॉटरी, और है ना कैसीनोज, ये सब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है, जिसको अगर खेलोगे तो जुआ खेलोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो सर ध्यान देना, जब जीएसटी नहीं था उससे पहले जो दूसरे लॉस थे, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह पे सर पहले स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते थे बेटा, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो भी मर्ज हुआ जीएसटी में। क्लियर? तो टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स इन दी एम्बिट ऑफ जीएसटी, गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? पहले एक्सटर्नल क्लेम को गुड्स के स्कोप में डाला और फिर बोल दिया क्या? सारे एक्सटर्नल क्लेम्स आर आउट ऑफ जीएसटी एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम। और स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम मतलब बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन पे जीएसटी लगेगा। जुआ खेलोगे तो जीएसटी लगेगा। जैसे 1 लाख का आपने जुआ खेला, कितना जीता नहीं जीता बात की बात है, 1 लाख पे 28% टैक्स, 28,000 टैक्स पे करो आप। कैसीनो गए, चिप्स लिए बेटा, कौन से? वो वेफर्स वाले नहीं बेटा, कॉइन। क्लियर? 28% टैक्स बेटा उस पर। कितना जीता नहीं जीता बात की बात है बेटा, जो आप पैसा दे रहे हो उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा आपका, हाँ है ना भाई? तो इन स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम को जीएसटी के स्कोप में लाने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? पहले एक्सटर्नल क्लेम को गुड्स के स्कोप में ले गए और फिर सारे एक्सटर्नल क्लेम को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे 7 करोड़ का जो मैंने आपको बताया एसरेक इंडिया लिमिटेड ने जो परचेज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने ये एग्जांपल भी याद दे रखा बेटा इलस्ट्रेशन फॉर्म में बेटा आपको। क्लियर? डन। ये पैरा नंबर 6 भी खत्म होता है। अब पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये सर्कुलर जो दे रखे वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। अच्छा, एक ये सर्कुलर छोटा सा पेंडिंग है, 1 मिनट का भी नहीं है सर, बता रहा हूं 1 मिनट। अच्छा टाइम हो गया क्या? ठीक है सर, कभी कभी होता है ऐसा लाइफ में। 1 मिनट सर, मान लो मैंने कोई लैंड परचेज करी, जमीन। अब जो लैंड मैंने परचेज करी है वो लेवल लैंड नहीं थी बेटा, वो क्या एकदम रॉ लैंड थी बेटा, जिसपे कई सारे प्लांट उगे हुए थे जो काम के नहीं है, छोटे छोटे। क्लियर? घास फूस उगी हुई थी, वो लैंड भी लेवल नहीं थी बेटा, उबड़ खाबड़ थी बेटा, हाँ है ना? होता है ना ऐसा? क्लियर? जहां पे आप प्रॉपर्ली चल भी नहीं पाओगे, वो मैंने परचेज करी बेटा। अब अपन ने क्या किया? उस लैंड का एकदम लेवलिंग करा दिया, शानदार। वो जेसीबी वगैरह होती ना बेटा, जेसीबी वगैरह घुमवाई, बुलडोजर घुमवाया, एकदम शानदार सर मैदान बना दिया, एकदम शानदार वाला। क्लियर? सर उसमें ड्रेनेज लाइन डलवा दी बेटा, हाँ है ना? क्लियर? प्रॉपर एकदम लैंड। 1 करोड़ में लैंड खरीदी थी, थोड़ा 10 लाख का काम कराया बेटा उस पर, अब 2 करोड़ में लैंड बेच दी बेटा मैंने। अब 2 करोड़ में क्या बेचा बेटा? 2 करोड़ में क्या बेचा है? लैंड। तो डेवलप करा के बेचो या विदाउट डेवलपिंग बेचो, कोई फर्क पड़ता है क्या? बेचा क्या है? और लैंड बेचने में क्या है? नो जीएसटी। क्लियर? तो ये तो सर्कुलर था और क्या बेटा? क्लियर? कि अगर मैंने कोई लैंड को लेवलिंग करा के ड्रेनेज लाइन लगवा के फिर बेची है तो क्या हो गया? वो भी है तो लैंड ना यार, और लैंड बेचने में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, हमारे कृष्णा भाई ने वो लेवलिंग का काम किया था बेटा। क्लियर? इसने वहां पे लैंड को डेवलपिंग का काम किया था बेटा, उसके लिए इसने मेरे से 10 लाख रुपए लिए थे बेटा। तो ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर जीएसटी लगेगा। पर जो मैंने लैंड बेचा है 2 करोड़ में, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कोई खास बात? क्लियर? इसी के साथ शेड्यूल 3 और उससे रिलेटेड सारे सर्कुलर खत्म होते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है यहां तक आप लोग पढ़ के आइएगा बेटा। आई होप मजा आया बेटा आपको। क्लियर? आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा। आई होप चीजें प्रैक्टिकली आपको लिंक हो रही है बच्चों। ओके डन। ये क्लासरूम नोट्स में आपको शेयर कर रहा हूं बेटा अभी, ठीक है?
क्लियर? एंड संडे का टाइमिंग मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा बेटा कि संडे को किस टाइम पे टाइम आपके क्लास होगी बेटा. ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. माहौल जबरदस्त शानदार मस्त होके पढ़िए बेटा. थैंक यू.